नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और अब शुरू होने वाला है घंटी बजाओ, यानी वो शो जो आपको इंसाफ दिलाने के लिए हर रोज आपके बुनियादी मुद्दों की पड़ताल करता है। सरकार और सिस्टम में बैठे रसूखदार लोगों से हम हर वो सवाल पूछते हैं जिससे उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो। आज घंटी बजाओ में हम उस राजनीतिक चरित्र को बेनकाब करने वाले हैं जहां अपने फायदे के लिए सियासतदान जनादेश तक को गिरवी रख देते हैं। आप देख ही रहे हैं महाराष्ट्र में कैसा सियासी ड्रामा चल रहा है। शिवसेना ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ जनादेश हासिल किया और फिर उन्हीं के साथ मिलकर सत्ता का स्वाद चखने लगे। अब उसी शिवसेना के विधायक बागी होकर सरकार पलटने में जुटे हैं। एक राज्य के 5 स्टार होटल से दूसरे राज्य के 5 स्टार होटल का पर्यटन हो रहा है। मतलब पब्लिक माननीय विधायकों को किसी भी नाम या काम पर वोट दे, विधायक जी तो सरकार वही बनवाएंगे जहां उनका अपना हित सधे। ना नैतिकता, ना ही कोई सिद्धांत। तो सवाल यही, क्या यह जनादेश का अपमान नहीं? क्या यह लोकतंत्र का तमाशा नहीं? ऐसे नेताओं के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए और देखिए हमारी यह खास पड़ताल। जा रही है लगातार विधायकों को और अब तो सांसदों के जाने का भी सिलसिला है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे आसाम के इसी होटल में है, रेडिसन ब्लू। 20 या 25 तक जो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे, कूद कर आ जाएंगे, कूद कर। शिवसेना की गुटबाजी की वजह से ही अब शिवसेना का ही अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक भाऊ शिंदे यांना देत आहोत। ये हैं हमारे माननीय यानी जनता के चुने हुए विधायक। जिस लोकतंत्र की हम दुहाई देते हैं वो ऐसे माननीयों से ही बनता है। इसीलिए इन माननीयों के फोटो सेशन की ये तस्वीर किसी के लिए उसका शक्ति प्रदर्शन हो सकती है, किसी के लिए उसकी सत्ता छीनने की वजह, पर लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए, जनता के लिए ये सिर्फ और सिर्फ हद्दा मजाक है। क्या जनता ने इन्हें इसीलिए चुना था? यहाँ कुल 42 विधायक बैठकर अपनी तस्वीर खिंचा रहे हैं। ये शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे की सेना है, लेकिन ये तस्वीर उन 1.25 करोड़ लोगों का अपमान है जिन्होंने इन्हें अपना वोट दिया। ये सिर्फ 42 चेहरे नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के 42 विधानसभा क्षेत्र के लोगों की उम्मीद और भरोसा है। इन्होंने जनता के उस भरोसे का सौदा कर लिया। लोकतंत्र को गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में कैद कर दिया। पिछले 48 घंटों से गुवाहाटी के इस होटल में जनादेश का तमाशा बनाया जा रहा है। यहां बैठकर लोकतंत्र की बोली लगाई जा रही है, सत्ता की सौदेबाजी हो रही है। कितने लोग हैं आप लोग गुवाहाटी में? 42 है। अभी शिवसेना का हमारे 33 विधायक है। 33 और हाँ, और 7 विधायक अब ये है इंडिपेंडेंट जी। और अभी
3 विधेयक अभी आ रहे हैं शिवसेना के। 3 विधायक और जुड़ने वाले हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जुड़ने वाले। तो ये 42 से 45 हो जाएगा कुल आंकड़ा जो है? हाँ, 45 का 46 होएगा, लेकिन कम नहीं होएगा। तो इस तरह आंकड़ों के जोड़ तोड़ से असम में बैठकर महाराष्ट्र की सरकार बनाई जा रही है। होटल के बाहर जबरदस्त पहरा है जिससे कोई सेंधमारी ना होने पाए। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होटल के अंदर जितनी चाहे मौज करें, लेकिन डील पूरी होने तक कोई बाहर नहीं निकलने पाए। और जोड़ तोड़ का यही खेल उस खेमे में भी चल रहा है जिसकी नाक के नीचे से इतने विधायक निकल गए और वो सत्ता के नशे में सोए रहे। अब नींद टूटी है तो सत्ता का सपना भी टूटता दिखाई दे रहा है और कुर्सी बचाने के लिए हर तरह की जोड़ तोड़ इधर भी शुरू हो गई है। वो जो बाहर गए हैं उसमें से मुझे विश्वास है 20 या 25 तक जो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे, कूद कर आ जाएंगे, कूद कर। आपने देखा 2 विधायकों की कहानी, जोर जबरदस्ती से लेकर गए हैं। महाराष्ट्र में चल रहे इस महासियासी ड्रामे में पल पल तस्वीर बदल रही है। हर कोई एक दूसरे को संदेह की नजर से देख रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना को चुनौती दे रही है शिंदे की सेना, तो दूसरी तरफ महाअघाड़ी के अंदर की खटपट भी सामने आने लगी है। शिंदे की शर्त है कि बात तभी बन सकती है जब शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की महाअघाड़ी से बाहर आ जाए। तो सवाल ये उठा कि ये शिंदे की शर्त है या कांग्रेस एनसीपी से छुटकारा पाने की शिवसेना की रणनीति। वो लोग कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए, तो क्या अगर वो ये कहते हैं तो आप लोग तैयार हो जाएंगे? आने दो, सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो। हिम्मत है तो आइए। ऐसा है कि हम उनकी बात तो सुन लेंगे। अगर पार्टी में एक मत बनता है उस बारे में जरूर हम निर्णय लेंगे। जो संजय राउत कह रहे हैं जी, वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं, तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। उनको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता है। महाराष्ट्र में आए इस सियासी भूचाल की वजह है सत्ता का लालच। कुछ भी करके किसी भी तरह सत्ता में बने रहने की भूख ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। जनता वोट देती है अपने मन की सरकार चुनने के लिए, लेकिन सरकारें बनती हैं नेताओं की मनमानी से, सत्ता की ताकत से। महाराष्ट्र में अभी जो हो रहा है उसके लिए तमाम विपक्षी दल सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आणि ह्याला एकच उदाहरण मी सांगू इच्छितो की आता मी टेलिव्हिजनवर एकनाथ शिंदे यांचं एक इंटरव्ह्यू पाहिला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असं स्टेटमेंट केलं की आम्हाला एका राष्ट्रीय पक्षाचा पाठिंबा आहे। अब अगर ये मान भी लिया जाए कि ये सारा खेल एक सोची समझी रणनीति के तहत खेला जा रहा है, तो सच ये है कि इस खेल में पीछे कोई नहीं। उद्धव ठाकरे अब भले ही सीएम हाउस छोड़कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हों कि उन्हें सत्ता का कोई मोह नहीं, लेकिन इसी सत्ता के लिए जनादेश का अपमान उन्होंने भी किया था। 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में थे। जनता ने वोट इन दोनों पार्टियों के गठबंधन को दिया। बीजेपी 105 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, शिवसेना को 56 सीटें मिली। दोनों की सीटें मिलाकर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत था। लेकिन शिवसेना की महत्वाकांक्षा आड़े आ गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की मांग के लिए अड़ गए। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई तो शिवसेना ने न सिर्फ 30 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया, बल्कि अपनी पहचान और विचारधारा को छोड़ कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिला लिया। तो सवाल है कि क्या कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाना जनादेश का अपमान नहीं था? क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने जनता के साथ धोखा नहीं किया? हालांकि कुर्सी के लिए बेमेल गठबंधन बनाने और जनादेश के अपमान की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी की गई थी। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस
ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की जब एनसीपी कांग्रेस के साथ शिवसेना सरकार बनाने की जोड़ तोड़ में लगी थी तो बीजेपी ने रातों रात एनसीपी में बहुत बड़ी सेंधमारी कर ली और अजीत पवार को साथ लेकर देवेंद्र फडणवीस ने सुबह सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। हालांकि शरद पवार के दखल से ये दांव चल नहीं पाया, पर यह जरूर साबित हो गया कि नेताओं के लिए जनता का वोट कोई मायने नहीं रखता। देखिए, जनादेश का अपमान करने में कोई पीछे नहीं। आज महाराष्ट्र में सरकार पलटने का जो खेल चल रहा है, ऐसा हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक में हो चुका है। प्रयास राजस्थान में भी हुआ था, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया था। ये जो सौदे की राजनीति है जिसका देश में आज उपयोग किया जा रहा है, झारखंड में देखें, मध्य प्रदेश का उदाहरण आप जानते हैं, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के विपरीत है। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच कमलनाथ का ये बयान दरअसल उनके अपने दर्द को भी बयां करता है, क्योंकि जो अभी महाराष्ट्र में हो रहा है लगभग वही सियासी खेल मध्य प्रदेश में भी खेला जा चुका है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का बहुमत दिया तो मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार खड़े हो गए। एक तरफ थे कमलनाथ और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने चुनाव अभियान का नेतृत्व किया था। तब कांग्रेस के आला कमान ने कमलनाथ को सीएम बनने का मौका दिया और इसके साथ ही पार्टी में बगावत के बीज बो दिए। मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक साल बाद सिंधिया उस बगावत का चेहरा बने और बीजेपी ने इस बगावत को जमीन दी। 22 विधायकों के साथ सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। नतीजा ये हुआ कि कमलनाथ की सरकार गिर गई और जोड़ तोड़ के गणित से शिवराज फिर मुख्यमंत्री बन गए। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विधायकों को तोड़कर और जनादेश को किनारे रखकर सरकार बनाने का ऐसा ही खेल इससे पहले कर्नाटक में भी खेला गया। पहले इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की। कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली। एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए, पर 1 साल के बाद ही कांग्रेस के 12 और जेडीएस के 3 विधायक बागी हो गए। इस बगावत का फायदा उठाकर बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा फिर मुख्यमंत्री बन गए। चुनी हुई सरकार गिराने की ऐसी ही कोशिश राजस्थान में भी हुई। यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की अनबन को हवा दी गई। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। अब सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी हैं, मैं समझता हूँ वो अपना दायित्व को समझेंगे और आने वाले समय में वो सब काम होंगे जिसकी हमको अपेक्षा है। हालांकि करीब 1 महीने तक चले ड्रामे के बाद पायलट को मना लिया गया और सरकार गिरने से बच गई। पर सवाल है कि अगर सरकारों को बनाने और गिराने का खेल ऐसे ही होना है तो फिर चुनाव की क्या जरूरत? क्यों चुनाव के नाम पर जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए बहाए जाए? और अब घंटी बजाओ की अगली रिपोर्ट। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति भी पलटवार करती है, और इसकी वानगी बन रही है इन दिनों देश भर से आने वाली अलग अलग तस्वीरें, जिनमें भारी बारिश के बाद बाढ़ से बेहाल लोग दिख रहे हैं, तो कहीं बेमौसम बर्फबारी की मार लोग झेल रहे हैं।
चीन और बांग्लादेश में भी सैलाब में लोग डूब रहे हैं। प्रकृति की इस मार का जिम्मेदार आखिर कौन है? आप ये रिपोर्ट देखिए जो आपको और हमें हमारे भविष्य के लिए सचेत भी करेगी। अरे इसको न्यूज़ चोरे को यह है मौसम के बिगड़ते मिजाज और जलवायु परिवर्तन की बेहद डराने वाली तस्वीरें। एक तरफ जम्मू कश्मीर में बेमौसम बर्फबारी की तस्वीरें आई, तो दूसरी तरफ निचले इलाकों में बारिश के साथ बाढ़ के हालात, पानी में बहता पुल। उधर असम पर भी 2 महीने के अंदर फिर बाढ़ का कहर टूटा और महाराष्ट्र में बाढ़ के हालात। देश का ये हाल है, लेकिन साथ लगे बांग्लादेश और उधर चीन भी बाढ़ से जूझ रहा है। एक तरफ चीन फिर से बाढ़ में डूबता दिख रहा है, जो हर साल गर्मी के मौसम की तस्वीरें हैं। इन महीनों में यहाँ मध्य और दक्षिण चीन में सबसे ज्यादा बारिश होती है और हाल यही। असम में बाढ़ के साथ सटे बांग्लादेश का हाल भी बुरा है। मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि असम और बांग्लादेश जिस तरह बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं, इसकी वजह जलवायु परिवर्तन है। मॉनसून के वक्त ऐसा होता है, लेकिन साल भर में जितनी बारिश यहाँ होनी चाहिए उतनी कुछ हफ्तों भर में हो रही है। असम में 1 महीने में औसत से दुगनी बारिश हुई। बाढ़ से असम में करीब 50 लाख लोग प्रभावित हैं, जबकि 100 लोगों ने अब तक बाढ़ में अपनी जान गंवा दी। उधर बांग्लादेश में भी बाढ़ से 40 लाख से ज्यादा प्रभावित हैं और अब तक 42 लोगों की जान चली गई। बांग्लादेश में तो 122 सालों के बाद बाढ़ की ऐसी तबाही दिख रही है। Bangladesh has been known for fighting cyclones every year, and the number and the frequency of cyclones has been increasing. But this flood in Bangladesh, especially in the northwest region, the Sylhet area that presently it is reeling under, has been unprecedented. It has not happened in the recent years. और ये है बांग्लादेश के नजदीक देश की तस्वीर। बेहाल असम का हाल। असम से लगातार बाढ़ की डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। असम में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। गांव दरिया बन गए और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। राहत और बचाव के लिए सेना ने कमान संभाल लिया है। असम के कामरूप की इन तस्वीरों में बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ टीम को दूर बाढ़ में डूबता एक इंसान नजर आया, तो उन्होंने तत्परता के साथ नाव उसकी तरफ बढ़ा दी। और इसी तरह अब महाराष्ट्र का हाल भी देख लीजिए। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं। बुधवार को तेज बारिश की वजह से गलियों में अचानक सैलाब आ गया। जब तक लोग संभलते, पानी के बहाव में सब कुछ बहने लगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से लोगों पर प्रकृति का जो कहर टूटा है, उसकी सबसे हैरत अंगेज तस्वीर भी हमने आपको रिपोर्ट की शुरुआत में दिखाई। जहां जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में कुछ दिनों से लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, वहीं अमरनाथ केव्स में भारी बर्फबारी देखी जा रही है। जलवायु एक लंबे समय में या कुछ सालों में किसी स्थान का औसत मौसम है और जलवायु परिवर्तन उन्हीं औसत परिस्थितियों में बदलाव है। और इस जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय ऊष्मीकरण। धरती के वातावरण में तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो वायुमंडल के तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। तापमान में हुए इस बदलाव को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। प्रकृति के साथ खिलवाड़। प्रकृति का जब तापमान 2 डिग्री से ऊपर बढ़ जाएगा, तो सबसे पहले जो जितने हमारे बर्फ से ढके हुए रीजन्स हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि विनाशकारी प्रलयकारी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
और जितने समुद्र हैं, जो विशाल सागर हैं, उनका जल स्तर बढ़ेगा। देखिए, इंसान ने अगर प्रकृति का दोहन जल्द से जल्द बंद नहीं किया तो आने वाले दिनों में और भी भयावह स्थिति हो सकती है। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।